नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को टारगेट मानते हुए पेपर 1 और इसकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा सेट है। इससे पहले हम लोग 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे यानी 21 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों और हाँ, आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और बताइए दोस्तों आज का सही जवाब क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसमें से एक से अधिक इसके आंसर होंगे। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को स्टॉप करके आप इसका जवाब देंगे। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। अब आपके सामने देखिए कथन दिए हुए हैं। विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने द्वारा सीखते हैं। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी यहाँ दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द डिस्कोर्स लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें लिखा है शिक्षण की विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं, यानी कि अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब इसमें से कौन सी शिक्षण विधियां हैं, इसमें कौन शिक्षण के तरीके ऐसे हैं जिसमें बच्चे ठीक तरह से समझ के सीखते हैं, ठीक है, और सवालों को हल करने के तरह तरह के तरीके सीखते हैं। वो ऐसी कौन सी विधियां इसमें दी गई हैं। तो अब देखिए, अब आप कथन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। देखिए यही प्रश्न पूछ रहा है कि किसमें ये बात कही गई है। हाँ, तो पहला कथन तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, यानी पहला कथन तो सही है। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं। अब देखिए ये पॉइंट ही निगेटिव है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप कोई निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो आप उसे अपने आंसर में शामिल नहीं करेंगे। अगर आपसे आंसर पॉजिटिव पूछा है तो आप उस आंसर में उस आंसर को यानी ऑप्शन को सम्मिलित नहीं करेंगे। तीसरा कथन है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। अब देखिए यही है कि बच्चे समस्या समाधान करने के तरीके ढूंढते हैं एक से अधिक। तो ये कथन भी बिल्कुल प्रश्न के अनुरूप है, तो तीसरा कथन भी सही है। विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जब किसी चीज़ का हल ढूंढते हैं तो उनके लिए बच्चों की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं बहुत आवश्यक हैं। तो चौथा कथन भी सही है। विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। ये भी कथन निगेटिव है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। यानी कौन कौन से कथन सही हैं, 1, 3 और 4, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट आ गया इसलिए गलत है। टीचिंग इज़ नथिंग मोर देन मेमोराइजिंग द सब्जेक्ट। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे हम लोग। पहला भी सही, क्योंकि यहाँ पर पहला विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने द्वारा सीखते हैं, तो यही है बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर पहला भी होगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे। पहला, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इन द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग अ टीचर इंक्लूड्स स्टडी मटेरियल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, PPT, ई कंटेंट ऑन एन ई प्लेटफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल द स्टूडेंट सिलेक्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहले आप बताइए, वीडियो को स्टॉप करें और उसका जवाब बताइए, इसके बाद मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं बताऊं तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मोड में कोई शिक्षक
जब अपने कंटेंट में, मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि ऑनलाइन कोई चीज़, जैसे कि कोई पीपीटी हो गया, पीडीएफ हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को शामिल करता है, तो विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा। अब इनको एक्सेस करने के लिए विद्यार्थी किन चीज़ों का, इसमें आपसे पूछा गया है किन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर ऑप्शन देखिए मस्तिष्क चित्रण मैपिंग, यानी कि मैपिंग का यूज़ कब करता है जो बच्चा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मैपिंग तकनीक है, इसका प्रयोग बच्चा तब करता है जब कोई टीचर क्लासरूम में किसी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लीजिए टीचर क्लास में कोई चार्ट लेकर आया, चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहा है, या कोई प्रोजेक्ट लेकर आया उसके माध्यम से पढ़ा रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को तुरंत मैप कर लेता है, मतलब कि अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है, उसकी पोजीशन उसके मैप में दिमाग में बैठ जाती है, तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रख सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया समझने का। तो यहाँ पर ये ई कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। तालिका नियंत्रण पद्धति, अब देखिए तालिका नियंत्रण पद्धति का मतलब दोस्तों यहाँ पर है, जब हम कोई चीज़, जैसे 2-3 चीज़ें एक जैसी ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर उनमें, तो टीचर क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं कि उन चीज़ों को याद करने के लिए तीनों को एक साथ तालिका यानी टेबल के रूप में लिख देते हैं, और उनमें जो अंतर होता है हम लोग लिखते हैं, ताकि इन तीनों चीज़ों की चीज़ें विशेषताएं एक बार में आसानी से याद हो जाएं। तो इसके प्रयोग के लिए तालिका नियंत्रण पद्धति होती है। तो यहाँ पर तो इससे मेल नहीं खा रही, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन की चीज़ पूछी है। यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही वो चीज़ होती है जिसका प्रयोग से जो जितनी भी कंटेंट ऑनलाइन डाला जाता है उसका जो स्टूडेंट है वो यूज़ कर पाते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही हम लोग किसी भी चीज़ यानी ऑनलाइन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके लिए बच्चा इसको चुनेगा। अगर ये ऑनलाइन जितने भी कंटेंट को एक्सेस करना है उसके लिए ये विकल्प ज़्यादा सही रहेगा, अधिगम प्रबंधन पद्धति, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। असेसमेंट टूल, आप जानते हैं असेसमेंट टूल वो होते हैं, मूल्यांकन साधन वो होते हैं, वैसे साधन जो बच्चों को तुरंत मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई क्विज चला देते हैं बच्चों की तैयारी जांचने के लिए, तो बच्चे अपना उन्होंने क्विज खोली और तुरंत अपना क्विज देकर मूल्यांकन पता कर लेते हैं कि हम कहाँ पर वो लाई कर रहे हैं। जैसे कि कई तरह के जो क्विजेस चलती रहती हैं, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, तो इसका एग्जांपल ये हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत ही जो विद्यार्थी होते हैं इन चीज़ों का प्रयोग कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का 23 नंबर का क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मूक में शब्द मैसिव जो है से तात्पर्य यह है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। ठीक है, पहला कथन यह है, इन मूक द टर्म मैसिव रिफर्स टू द लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स हु कैन इनरोल इन अ कोर्स। दूसरा कथन है दोस्तों, मूक यूज ICT टू फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर स्टूडेंट हु आर इन रिमोट एरियाज और हु कैन नॉट एक्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। मूक ICT का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ये कथन ने आपको 2 दे रखे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर बताएंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए मूक में जो मैसिव है उसका तात्पर्य यही है कि अधिगमकर्ताओं की संख्या बड़ी हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। कितने भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखिए मूक ICT का उपयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु किया गया है जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है। बिल्कुल सही है। देखिए शिक्षा की पहुंच को सभी तक पहुंचाने के लिए ही इन कोर्सेज़ को लॉन्च किया गया। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसीलिए किए गए हैं ताकि देश के कोने कोने तक इन कोर्सेज़ को पहुंचाया जा सके, ताकि सभी बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें। यानी कथन 2 भी बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो दोनों ही कथन सही, यानी हमारा आंसर सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा
जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है वह इसे अधिक कुशल समकक्षियों एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है। इसे इस रूप में अभिहित करते हैं। किस रूप में आपको बताना, ऑप्शन दिए हुए हैं। अ चाइल्ड हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ टास्क अलोन इज एबल टू डू इट वेल विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पीयर्स एंड एडल्ट्स, दिस इज रेफर्ड टू एज। तो आपके सामने ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एजिमिलेशन या इक्विलिब्रियम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये लेव वाइगोस्की की थ्योरी से है, ठीक है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी से। तो अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है समंजन यानी कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मतलब इसको बोलते हैं कि किसी काम को इस तरह से करना, मतलब सामंजस्य स्थापित कर लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम अपने शरीर की अगर मैं बात करूँ, ये शरीर से रिलेटेड है कि पहले अब क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक बार में एक हिला पाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपनी हाथ की उंगलियों को एक एक करके हिला पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो सामंजस्य स्थापित करता है फिर वो साथ में ही उंगलियों को, सभी उंगलियों को हिलाने लगता है और आगे चलकर वो ऐसा अपना सामंजस्य बिठाता है, कोऑर्डिनेशन ऐसा करता है कि उन सभी उंगलियों की मदद से किसी चीज़ को पकड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वही चीज़ है कि सभी अंगों को, अलग अलग अंगों को एक साथ मिलाकर काम करना। ठीक है, जैसे अगर एक और हम बात करें, जैसे जब हम लोग दौड़ते हैं तो हाथ और पैर का एक साथ चलाते हैं, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ये शरीर से रिलेटेड है, जो शरीर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन से। देखिए अब यहाँ पर देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, हाँ ये जो चीज़ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यही इन्होंने दिया था लेव वाइगोस्की ने, और बताया था कि ये वह क्षेत्र होता है जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों या अपने दोस्त साथियों की मदद से किसी काम को जो हम करने में सक्षम नहीं है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है कि एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है और अपने समकक्षियों और वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से कर लेता है, उसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, इसका यही जवाब है। आत्मसातकरण की अगर बात करें दोस्तों, आत्मसातकरण का मतलब होता है कि अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, बस। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी पुरानी नॉलेज है और मुझे अब आगे और नॉलेज मिली तो मैं उसी में आगे जोड़ता चला गया और एक नया कंटेंट मैंने रेडी कर लिया, तो इसको बोलते हैं आत्मसातकरण करना। साम्यावस्था क्या होता है? साम्यावस्था होता है कि पुराने और नए, जैसे कोई पुराने और नए ज्ञान में आपस में संतुलन बनाना। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसे बोलते हैं साम्यावस्था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न दोस्तों, यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो व्यक्तित्व भिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपने शर्मीले स्वभाव के कारण इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है लोगों से, तो देखिए शारीरिक विकास पर तो असर नहीं पड़ेगा, संवेगात्मक पर भी नहीं पड़ेगा, भाषाई पर भी नहीं पड़ेगा, वो सामाजिक विकास पर उसका असर पड़ेगा। वो समाज में मतलब वो उसका सामाजिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। लोगों को पहचानना, जानना, उनसे मिलना, बात करना, ये सब उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो वही यही क्षेत्र जो है वो ज़्यादा प्रभावित होगा, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए मेमोरी के कारक हैं और आशय आपको दिया है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये देखिए हिंदी में है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये इसका इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इंग्लिश वाले जो भी हैं, और आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसके जवाब बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है
पहला देखिए मेमोरी कारक है स्मरण करना। अब देखिए दोस्तों, स्मरण करना मतलब होता है कोई नई चीज़ सीखना, ठीक है। स्मरण करना मतलब नई चीज़ सीखना, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाना। तभी हम लोग स्मरण करते हैं। जब स्मरण करते हैं तो हमारे व्यवहार में अंतर आता है, परिवर्तन होता है, तो उसका अर्थ यही है। प्रतिधारण, अब देखिए दोस्तों, प्रतिधारण, यहाँ पर प्रतिधारण जो है इसका मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो उसको, वो चीज़ काफ़ी देर तक बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, हम चाहते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं रिवीजन। क्या करते हैं? रिवीजन, ताकि वो लंबे समय तक बनी रहे, उसी को बोलते हैं प्रतिधारण, ठीक है। पुनः स्मरण आप जानते हैं रिकॉलिंग, मतलब जब हम कोई चीज़ याद करते हैं, जोर लगाते हैं, तब वो जो चीज़ वापस आती है हमारे दिमाग में, तो उसको बोलते हैं पुनः स्मरण करना। और अभिज्ञान होता है जब हम कोई चीज़ स्मरण करते हैं, याद रखते हैं और उसको पहचान, जैसे कहीं पर हम किसी व्यक्ति से मिले और कई वर्ष बाद जब हम वापस उससे मिले तो हमारे दिमाग ने एक संकेत भेजा कि नहीं, आप इससे मिल चुके हैं। तो इस चीज़, ये उस व्यक्ति को पहचानने की जो क्षमता होती है वो होता है अभिज्ञान, उसको पहचानना, ये अभिज्ञान है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको मिलाना है। देखिए स्मरण करना मतलब क्या होता है, तो प्रशिक्षण अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन उत्तरदायी कारक, यानी कि पहले का हो जाएगा फोर्थ। प्रतिधारण मतलब क्या होता है? प्रतिधारण मतलब होता है रिवीजन, ताकि हम लंबे समय तक उसको याद रख सकें। तो सीखेगा अनुभव, मानसिक पुनः प्राप्ति, अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण है। सीखी गई पाठ्य सामग्रियों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक, हाँ, सीखी गई पाठ्य सामग्रियों के संरक्षण हेतु उत्तरदायी कारक जो होता है वही होता है प्रतिधारण। क्या होता है? प्रतिधारण। तो ये देखिए, इसका तो फोर्थ था और प्रतिधारण का होगा तीसरा। पुनः स्मरण क्या होता है कि सीखे गए अनुभवों की मानसिक पुनर्प्राप्ति, यानी कि सी का पहला हो जाएगा। अभिज्ञान मतलब होता है पहचानने की क्षमता, यानी कि अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4-3-1-2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे रिकॉल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर चेंज थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। रिटेंशन मतलब होता है कि आप उसका रिवीजन करें ताकि देर तक आपको याद रहे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लर्न मटेरियल्स। रिकलेक्शन होता है मतलब कि आपको मेंटल रिट्रीवल ऑफ लर्न एक्सपीरियंस। रिकॉग्निशन होता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वंस एबिलिटी टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 4-3-1-2 ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, ऑनलाइन फोकस समूहों के नियोजन की सीमाएं क्या हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ऑनलाइन मीटिंग के जो ग्रुप बनते हैं उनकी सीमाएं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए पहला कथन है, ऐसे सम्मेलन स्थल स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ पहुँचना सुगम हो। तो देखिए अब यहाँ पर ऑनलाइन फोकस ग्रुप की बात हो रही है, यानी ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सम्मेलन स्थल की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली किसी स्थल को नहीं चुनना है बल्कि ये तो ऑनलाइन वर्क होना है। इस वजह से ये कथन तो बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत है, ये तो इससे संबंधित ही नहीं है। और दूसरा कथन है, विभिन्न समय क्षेत्रों में लोगों के ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार अधिक सहभागितापूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इस कथन की भी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न समय क्षेत्र के लोग अगर जुड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए साक्षात्कार अत्यधिक सहभागितापूर्ण होगा। तो देखिए यह कथन गलत है। अगर विभिन्न समय क्षेत्रों के लोग जुड़ेंगे तो सहभागितापूर्ण नहीं होगा बल्कि यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए ये भी कथन नहीं है। देखिए ड्रॉप आउट्स आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये कथन दोस्तों सही है कि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ड्रॉप आउट्स इसमें बहुत होते हैं, ठीक है, कि इस तरह के ग्रुप्स में लोग जुड़ते हैं, हटते हैं, फिर जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इससे डेटा में भी कमी आ जाएगी। यह उपागम ऐसे लोगों तक सीमित है जो सहभागी बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, ये भी इसकी लिमिटेशन है कि जिसको इसके बारे में पता होगा बस वही इसका पार्ट बन पाएगा, कोई नया कैंडिडेट इसका पार्ट नहीं बन सकता। तो ये भी बिल्कुल इसकी लिमिटेशन है। देखिए अगला है, सहभागियों पर बाह्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी सहभागी है उस पर वातावरण का, अपने आसपास के लोगों का बिल्कुल प्रभाव देखा जा सकता है। तो ऑनलाइन का
ये लिमिटेशन रहती हैं ऑनलाइन में। तो ये 3, 4, 5 ये जो कथन है ये बिल्कुल लिमिट है इसकी। ड्रॉप आउट्स में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डाटा, दिस अप्रोच इज़ लिमिटेड टू दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में बी ऑब्जर्व्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स। तो ये कथन बिल्कुल सही हैं, ये यही लिमिटेशंस हैं, यानी कि 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। अब देखिए दोस्तों, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रभावी कब होगा, जब शिक्षक विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करके पढ़ाएगा, उनके भी विचारों का प्रयोग करेगा ताकि बच्चे को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहन मिले। तो विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग करें, एक तो कथन ये। संरचनाकरण, देखिए दोस्तों स्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब होता है कि टीचर बच्चे को एक संरचना की व्यवस्था से पढ़ाए, यानी पूरा जो भी उसको पढ़ाना है, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसको एक व्यवस्था के हिसाब से पढ़ाए, एक संरचना बनाकर पढ़ाएं, तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। ये दिया हुआ है। शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, अब देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है कि शिक्षक अपना पूरा ध्यान केवल पढ़ाई में केंद्रित करे, मतलब उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहे, इधर इजुल फिजुल की बातें से बिल्कुल हटकर, और वो ये भी लगातार ऑब्ज़र्व करे कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, मतलब शिक्षक का काम केवल शिक्षा को, मतलब कक्षा को सही दिशा में चलाना होता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल, ये तीनों ही कथन लगभग सही हैं। शिक्षक भावप्रवणता, मतलब शिक्षक, अब इसका मतलब होता है शिक्षक अपने कक्षा में अपनी भावनाओं का प्रयोग करके पढ़ाए, भावनाओं का। ठीक है, तो देखिए भावनाओं का प्रयोग यहाँ पर ये करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये कथन तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी तो गलत है बिल्कुल, कि शिक्षक की भावनाओं से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सबसे प्रभावी व्यवहार किसे माना गया है। तो देखिए नेट एनटीए के अनुसार जो आंसर हमारा माना गया है, देखिए ऑप्शन तो तीनों ही सही हैं, और सबसे ज़्यादा तो सटीक आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों के, यानी कि विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है, तो उसमें बच्चों को बहुत मदद मिलती है और बच्चे सीखते भी अच्छी तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर एनटीए ने जो आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। ठीक है, तो इसको आंसर माना है। वैसे हमारा आंसर ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और ये दोनों ही सही हैं। तो पर ज़्यादा पूछा गया है तो ये सी माना गया है। अगर आप इस तरह के प्रश्न देखें तो आप इस तरह के आंसर ज़रूर लगाएं, पर याद रहे इस तरह के अगर ज़्यादातर आंसर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर यही होना चाहिए विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग। लेकिन अब मना है तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों को चिन्हित कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी ये होती है जब शिक्षक किसी चीज़ को सीधे सीधे ना बताकर बल्कि बच्चों को बस हिंट देता है और बच्चों को सोचने पर मजबूर करता है कि वो इसका आंसर खुद से निकाले, इस समस्या को खुद से सॉल्व करें। मतलब बच्चों को तर्क वितर्क करने में के लिए प्रोत्साहित करे टीचर, डायरेक्ट सीधे कोई कंसेप्ट ना बताए बल्कि उसको सोचने में प्रोत्साहित करे, सोचने के लिए, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग। अब बताइए दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन से ऐसे कथन हैं जो इनडायरेक्ट टीचिंग को प्रोत्साहित कर रही हैं या बता रही हैं। तो देखिए सबसे पहले ये टीचर ध्यानाकर्षण, यानी ध्यानाकर्षण अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत कराना। तो देखिए अगर टीचर सीधे सीधे बच्चे का ध्यान आकर्षित करेगा, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत कराएगा, तो यहाँ पर डी तो डायरेक्ट लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड है। उदाहरण देगा, गैर उदाहरण के माध्यम से अवधारणा निर्माण करेगा, हाँ तो ये इनडायरेक्ट है, उदाहरण देगा। ठीक है, और बाकी बच्चे खुद से इस कंसेप्ट को समझेंगे। सुस्पष्टीकरण, सोदाहरण, प्रतिपादन और अभ्यास। अब देखिए अब ये सब टीचर पका पकाया सब दे ही देगा तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट टीचिंग मेथड है।
युग्मन सम्मेलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति करेगा तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट है। विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी देखिए इनडायरेक्ट टीचिंग टेक्निक है ये। तो हमको यही बताना है कि इनडायरेक्ट कौन कौन सी हैं। तो देखिए दूसरा, चौथा और पांचवा, कौन कौन से ऑप्शन है? दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी बिल्कुल सही जवाब है दूसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दिया है तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो सुस्पष्टीकरण, सुधारण, प्रतिपादन। देखिए अब सुस्पष्टीकरण जो व्याख्यान देगा और उदाहरण प्रस्तुत करेगा, अभ्यास करा देगा, तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो टीचर ही सब करा दे रहा है, तो यहाँ पर तीसरा नहीं होगा बल्कि दूसरा होगा, यानी कि यहाँ पर होगा 2, 4। अच्छा दिया तो है ऑप्शन नंबर 2, 4 एंड 5। हाँ यही सही जवाब है, 2, 4 एंड 5 बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर भी आपको मैचिंग करना है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये हिंदी वर्जन है, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों शिक्षक प्रणालियाँ, यहाँ पर शिक्षण प्रणालियाँ कार्यान्वयीकरण है। देखिए पहला है अनुदेशन। अब देखिए अनुदेशन आप जानते हैं कि टीचर जो होता है क्लास में बच्चों को अनुदेशन देता है, यानी कि उनसे विचार विमर्श करता है, तो वही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 4, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण है। अब देखिए दोस्तों प्रशिक्षण जो होता है वो शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास होता है। जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है तो शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास होता है। मतारोपण की अगर बात करें, देखिए मतारोपण होता है मत का आरोपण करना किसी पर, अपने मत का आरोप, किसी का ना सुनना, अपने ही मत की बात करना, यानी कि विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण, ये होता है मतारोपण, अपना मत आरोपित करना। इसके बाद देखिए अनुबंधन। अनुबंधन दोस्तों क्या होता है, शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति। ठीक है, ये होता है अनुबंधन। तो ये था आज के 10 सवाल महत्वपूर्ण, और ये इंग्लिश में है दोस्तों, आपको इसके आंसर पता चल गए। यानी कि देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो टीचर बच्चों को देता है। ट्रेनिंग आप जानते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस कंडक्टेड बाय द टीचर। डिसिप्लिन आप जानते हैं क्या होता है, देखिए डिसिप्लिन यानी कि अनुबंधन जो होता है वो शिक्षक से विद्यार्थियों की सहचारी प्रस्तुति। कोऑपरेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। इम्पोजिशन ऑफ व्यूज़, तो वन साइडेड इम्पोजिशन ऑफ द टीचर्स आइडियाज़ ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका हो जाएगा 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1, 2, इसका भी सही जवाब होगा 4, 3, 1, 2। इसमें पहला है 4, फिर दूसरा है 3, फिर है 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आंसर थोड़े ऊपर नीचे हो चुके हैं। यहाँ एक ऑप्शन बना लेंगे हम लोग ई, 4, 3, 2, 1। हाँ ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।